हेलो मेरे प्यारे मित्रों। आज हम लोग कक्षा 12 केमिस्ट्री से छठवें मॉडल पेपर को पढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चन दिया है क 450 ml विलियन में 9 ग्राम NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला हुआ है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ विलेय पदार्थ है। विलयन की मोलरता मोल प्रति लीटर में क्या होगी, यानी विलयन की मोलरता हमको मोल प्रति लीटर में ज्ञात करनी है। तो हमारे पास फार्मूला भी है कि मोलरता M बराबर 1000 इंटू सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी जो विलेय पदार्थ है NaOH के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन ml में यानी मिलीलीटर में। अब यहाँ 1000 है और NaOH के मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या जो होती है, ध्यान देंगे ये फार्मूला हमारे पास है। मोलों की संख्या जो होती है, मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटा अणु भार। तो ध्यान देंगे मोलों की संख्या बराबर होती है, जैसे NaOH के मोलों की संख्या बतानी है तो NaOH का भार बटा अणु भार, और NaOH का अणु भार हमने यहाँ निकाल के दिखाया आपको 40 होना चाहिए। तो 1000 इंटू 9 इन जो विलेय के मोलों की संख्या बता दिया है कितना है, 9 ग्राम है। तो 9 अपान इसका अणु भार कितना है, 40 है, इंटू विलयन का आयतन बता दिया है 450 ml है। हमने क्या किया यहाँ, इसके दोनों जीरो से दोनों जीरो इसका कैंसिल कर दिया और 9 5 जा 45 होता है। अब हमारे पास क्या हुआ, 10 इंटू 1 अपान 4 इंटू 5 में कर देंगे तो 5 इंटू 4 का हो जाएगा 20। तो 10 अपान 20 हो गया, इसको आप काट दें तो यह 1/2 हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया तो 1/2 हो गया यह। तो 0.5 मोल प्रति लीटर यह हमारा आंसर आएगा, यानी विलयन की मोलरता कितनी होगी, 0.5 मोल प्रति लीटर होगी। खंड ख में दिया है 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला है। यहाँ विलेय की मात्रा बता रहा है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड 20 ग्राम है, यह विलेय पदार्थ है, और यह विलायक की मात्रा दिया है और पूछ रहा है कि विलयन की मोलरता क्या होगी। तो उसमें मोलरता पूछा था और यहाँ मोलरता पूछ रहा है। बहुत ध्यान देंगे इन दोनों बातों को, दोनों सूत्रों में क्या डिफरेंस है। तो मोलरता M इक्वल 1000 इंटू NaOH यानी जो विलेय पदार्थ है के मोलों की संख्या अपान विलायक की मात्रा ग्राम में। अब ध्यान देंगे ये 1000 तो हो ही गया, और NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या मतलब उसका भार बटा अणु भार। तो अभी NaOH का अणु भार ऊपर के प्रश्न में दिखाया गया था, 40 आया था। तो विलेय का भार कितना है तो बता दिए 20 ग्राम, और अपान उसका अणु भार कितना है NaOH का तो 40 है। तो इस तरह से 1000 इंटू 20 अपान 40 इंटू विलायक की मात्रा ग्राम में, विलायक की मात्रा ग्राम में दे दिया है 440 ग्राम। अब हमने क्या किया यहाँ कि 20 से 40 को डिवाइड किया तो 2 बार चला गया ये, और 0 से 0 यहाँ कैंसिल कर लिया। हमारे पास बचा क्या यहाँ 100 इंटू 1 अपान 2 इंटू 44। अब 2 सम 100 को डिवाइड कर दें 50 हो जाएगा, 50 अपान 44 हो गया, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1.136 मोल प्रति किलोग्राम हमारा आंसर प्राप्त होगा। अब आते हैं हम लोग इसके खंड ग पर। कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती है। तो जैसा कि जानकारी हमें कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया केवल प्राथमिक एमीन देते हैं, केवल प्राथमिक एमीन ही कार्बिल एमीन अभिक्रिया देते हैं। देखिएगा एमीन जब भी बनती है तो अमोनिया से बनती है। जैसे अमोनिया में NH3 है, अमोनिया NH3 है, इसमें कोई एल्किल समूह या एरिल समूह जुड़ेगा
और उसमें से एक हाइड्रोजन को हटा करके अपनी जगह ग्रहण करेगा। तो अगर इस NH3 में से एक हाइड्रोजन हट गया तो ये NH2 हो गया और यहाँ कोई एल्किल समूह आके जुड़ गया, तो इसको हम प्राथमिक एमीन कहेंगे, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन हटा है और एक ही एल्किल समूह R जुड़ा है, तो प्राथमिक एमीन कहेंगे। तो यहाँ जो पहला विकल्प है देखिएगा, यहाँ NH3 में से NH2 है, इसका मतलब एक हाइड्रोजन केवल हटा है, और यहाँ C2H5 जिसको हम R कह रहे हैं, यह C2H5 पे C2H5 यहाँ जुड़ा है, तो इसलिए यह प्राथमिक एमीन है, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन हटा है और एक ही एल्किल समूह C2H5 यहाँ आके जुड़ा है। क्योंकि R की जगह पर हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, R की जगह पर हम CH3 भी इस्तेमाल कर सकते हैं और C2H5 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ C2H5 जुड़ा है, तो प्राथमिक एमीन है। सेकंड विकल्प भी देखें, NH3 होता है, इसमें से भी NH3 में से केवल एक ही हाइड्रोजन हटा है और एक ही एल्किल समूह जुड़ा है, तो ये भी प्राथमिक एमीन होगी। अगर इसकी बात करें तो इसमें अमोनिया के 3 हाइड्रोजन में से केवल एक हाइड्रोजन दिख रहा है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन निकल गया और 2 एल्किल समूह आके इसमें जुड़ गए। तो जब 2 एल्किल समूह जुड़े हैं तो यह द्वितीयक एमीन हो जाएगी, यह द्वितीयक एमीन हो जाएगी, और द्वितीयक एमीन जो होती है कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती है। तो पूछा है कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया इनमें से कौन नहीं देगी, तो फर्स्ट, सेकेंड और जो फोर्थ है ये भी देखिएगा, ये भी प्राथमिक एमीन है, क्योंकि इसमें से एक ही हाइड्रोजन हटा और एक ही यहाँ एरिल समूह आके जुड़ा है, तो इसलिए भी प्राथमिक एमीन है। तो कौन सा ऐसा है जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देगा, तो तीसरा विकल्प है, यह कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देगी, क्योंकि कार्बिल एमीन अभिक्रिया केवल प्राथमिक एमीन देते हैं, जबकि यह द्वितीयक एमीन है, इसलिए कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देगी। अब आते हैं हम लोग इसके खंड घ पर। घ में क्या है, निम्न में कौन सा पदार्थ हैलोफॉर्म अभिक्रिया देता है, तो इसके लिए हमने नीचे पहले लिख दिया है कि एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन और एथिल एल्कोहल, ये तीनों हैलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ RCOCH3 है, R बता दिया कि R, अगर हम CH3R को ले लें तो CH3 COCH3 हो गया। देखेंगे CH3, अगर R को हम CH3 ले लें तो CH3 COCH3 है, एसीटोन हो गया। तो यह है क्या, यह एसीटोन है। और अभी आपको मैंने बताया कि एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन और एथिल एल्कोहल तीनों हैलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं, तो चूंकि यह एसीटोन है इसलिए यह हैलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। तो विकल्प हमारा पहला सही होगा। खंड अंग में पूछा है, यह रिएक्शन दे दिया है H2+Cl2 और यह HNu है जिसे हम फोटान कहते हैं। HNu यानी एक फोटान की ऊर्जा HNu होती है, यानी ये प्रकाश है, सनलाइट है। तो हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, सनलाइट की उपस्थिति में मिलकर के Cl2HCl बनाते हैं। तो यह अभिक्रिया किस कोट की है, चूंकि इस अभिक्रिया में बता दिया कि इस अभिक्रिया को जो सनलाइट है वो प्रेरित कर रहा है, यह अभिक्रिया शून्य कोट की अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया शून्य कोट की अभिक्रिया कहलाती है, क्योंकि हमने ऐसे पढ़ा भी कि यदि अभिक्रिया का वेग किसी अभिकारक पर निर्भर करता है, अगर एक अभिकारक पर निर्भर करता है तो प्रथम कोट की अभिक्रिया है, अगर 2 अभिकारक पर निर्भर करता है तो द्वितीय कोट की अभिक्रिया है, लेकिन यह शून्य कोट की अभिक्रिया है, अर्थात इस अभिक्रिया का वेग किसी भी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। आते हम खंड च पर, निम्न में कौन मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड बता दिया कि मोनोसैकेराइड ये कार्बोहाइड्रेट, ये सारे कार्बोहाइड्रेट हैं। तो मोनोसैकेराइड जो होते सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, अब इससे ये छोटे टूटते नहीं हैं। और मोनोसैकेराइड का उदाहरण अगर इसमें हम देखेंगे तो वह फ्रक्टोज ग्लूकोज होता है। यहाँ फ्रक्टोज विकल्प में है, तो मोनोसैकेराइड में केवल क्या, यहाँ फ्रक्टोज होगा।
तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी।